Good morning, student. Myself Ashok Goyal from GPC 12। पावर जनरेशन की यूनिट फर्स्ट के वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बेस लोड एंड पीक लोड प्लांट। जैसे नाम से पता लग रहा है बेस लोड एंड पीक लोड। तो बेस लोड इज द मिनिमम लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड required over a period of 24 hours. It is needed to provide power to components that keep running at all time. Right? The base load plant ऐसे प्लांट हैं जो मिनिमम एक पर्टिकुलर मिनिमम क्षमता पर तो वो 24 घंटे काम करते ही हैं। राइट? उसको हम बोलते हैं बेस लोड प्लांट। Okay, so you can say the power plant which generate power to meet up the demand of power grid throughout the day. This include both lean hours and peak hours respectively. These plants are called as base load plant. Mostly the thermal power plant, nuclear power plant are constructed to meet the base load of power. On other hand, if the plant which meet the power demand required in peak hours only, okay, जब हमारी डिमांड एकदम से कोई ज़्यादा डिमांड आ जाती है तो हमारा पीक आवर्स हो गया। उस पीक आवर्स में ही जो पावर प्लांट डिमांड सप्लाई करता है उसको हम बोलते हैं पीक लोड प्लांट। वेयर इज हाइडल पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, these type of power plant are constructed to meet the peak load of grid in India. Right? The base load plant means this is the base load plant because a continuous base load plant basically the continuous average या continuous 24 hours supply a minimum load and it works on minimum load. And peak load, this is the peak load plant. यानी peak hours, कोई भी peak hours में इस ग्रिड को सप्लाई करने के लिए हमारा पावर प्लांट रेडी है तो हम उसको बोलेंगे पीक लोड प्लांट। और दूसरी तरफ हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्लांट दैट आर रनिंग कंटिन्यूसली ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम आर सेड टू बी बेस लोड प्लांट। राइट? उसको हम बोलते हैं बेस लोड प्लांट। और जो प्लांट हमारी पीक डिमांड को भी सेटिस्फाइड कर सके उसको हम बोलते हैं पीक लोड प्लांट। कुछ एग्जांपल्स यहाँ हैं, ये एग्जांपल्स हैं बेस लोड प्लांट के। न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस लोड प्लांट होगा, कोल पावर प्लांट बेस लोड प्लांट होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बेस प्लांट होगा, जियोथर्मल पावर प्लांट बेस प्लांट होगा, बायोगैस प्लांट बेस प्लांट होगा। इसी तरह पीक लोड नाम से पता लगा था, अभी पिछले मैंने बात की पीक लोड प्लांट यानी टू कैटर द डिमांड पीक लोड प्लांट आर यूज्ड। दे आर स्टार्टअप व्हेनेवर देयर इज ए स्पाइक इन डिमांड एंड स्टॉप व्हेन डिमांड डिकेट्स। जब पीक लोड प्लांट का मतलब ये है कि ऐसे प्लांट जब हमारे पास अचानक कोई डिमांड आ जाती है तो हम उसको ऑन करते हैं या उसको रन करते हैं। हमारी डिमांड जब समाप्त हो जाती है तो पीक लोड प्लांट को हम बंद कर देते हैं। और इसके एग्जांपल हैं गैस प्लांट, सोलर पावर प्लांट, विंड टर्बाइन एंड डीजल जनरेटर। ऑल ऑफ दीज आर कम्स इन कैटेगरी ऑफ पीक लोड प्लांट। और ये जो ग्राफ है ये शो करता है कि दिस इज द पीक लोड प्लांट, क्योंकि ये जो पीक बन रहे बार बार ये किसी पर्टिकुलर आवर्स पर एक्चुअल इंसिडेंटली डिमांड हमारी बढ़ जाती है। उसको मीट आउट करने के लिए हमें इस गैप को मीट आउट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा पावर जनरेशन चाहिए। तो वो बेस लोड प्लांट हमारा सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि बेस लोड प्लांट एक मिनिमम कंटिन्यूस सप्लाई करता है पावर प्लांट की 24 आवर्स। जो ये बेस लोड है तो ये पीक लोड प्लांट सप्लाई करेगा। जब ये डिमांड हमारी ख़त्म हो जाएगी तो हम पीक लोड प्लांट को बंद कर देंगे। तो ये एक हमारा है बेस लोड प्लांट एंड पीक लोड प्लांट।
अब आगे हम बात करेंगे अब इसमें स्कोप ऑफ कन्वेंशनल सोर्स इन इंडिया। स्कोप ऑफ कन्वेंशनल सोर्स इन इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं इंडियन इकोनॉमी को कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विद्युत क्षेत्र पर निर्भर होती है, या यूं नहीं कह सकते हम कि भारत की अर्थव्यवस्था समस्त देशों की अर्थव्यवस्था है उसके विद्युत या इलेक्ट्रिक जनरेशन पर निर्भर करती है। 1947 में हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक जनरेशन था वो 1360 मेगावाट था, जो बढ़कर गीगावाट में पहुंच चुका है। 1360 मेगावाट से बढ़कर गीगावाट में पहुंच चुका है, राइट। तो स्कोप ऑफ कन्वेंशनल सोर्स इन इंडिया में हम ये बात करेंगे, ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी का फ्लो डायग्राम है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई 2 तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया, ये जो डायग्राम है ये बताता है आपको कि जो कोयला है वो कितना इम्पोर्टेंट है, यानी कन्वेंशनल सोर्स के अंदर भी कोयला कितना इम्पोर्टेंट है। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोयला 48% आपका जो जनरेशन है वो कोयले से है, राइट। नेचुरल गैस 7%, पेट्रोलियम 26%। नेचुरल गैस आपका 7% हो गया, पेट्रोलियम आपका 26% हो गया। अब आपके बचता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स 14%। तो आपको ये इम्पोर्टेंस पता लगेगी कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, कि जो जैसे 100 मेगावाट हम जनरेट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 14% हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स से जनरेट कर रहे हैं। बाकी 86% जो भी पावर जनरेट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल सोर्स से होता है। और उस कन्वेंशनल सोर्स में भी आप देखें 48% कोयले से जनरेट हो रहा है। तो इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल अमॉन्ग द वेरियस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। ये जो सिंपल ग्राफ है ये हमें दिखाता है कि हम किस तरह से डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ सिर्फ बात करूँ मैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। तो हम बात कर रहे थे 84% के रेस्पेक्ट में, यहाँ हम 100% कन्वेंशनल सोर्स में, यानी हम कोई अगर 100 मेगावाट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो वो किस तरह से, क्या परसेंटेज उसमें है। यहाँ देखें कोयला 29%, क्रूड ऑयल 7%, नेचुरल गैस 7%, न्यूक्लियर 28%, हाइडल 29%, ये परसेंटेज है। इसमें भी आप देखें कि हम कोयले का मेजर परसेंटेज है, न्यूक्लियर का मेजर परसेंटेज है। तो ये हमारा स्कोप ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है।
तो स्कोप ऑफ कन्वेंशनल सोर्स इन इंडिया में हम समझ सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम निरंतर इलेक्ट्रिक जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ाकर निरंतर हम उसमें सुधार कर रहे हैं, और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की इम्पोर्टेंस यहाँ हम विभिन्न ग्राफों के द्वारा समझ रहे हैं। जल विद्युत योजनाएं जो हैं उन पर हमने बहुत काम किया, लेकिन वो इतनी हमारी प्रभावी रूप से परिणाम नहीं दे पाई। हम उन पर निरंतर अभी भी काम कर रहे हैं ताकि उनके परिणाम हमें अच्छे मिले। परिणाम इन द सेंस हम उनसे अच्छी बिजली उत्पादन कर सकें, क्योंकि जल विद्युत संयंत्र के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इट डिपेंड्स ऑन मर्सी ऑफ नेचर या मर्सी ऑफ कोर। अगर बारिश हो गई तो हमारे डैम फुल हो जाएंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो हमारे डैम फुल नहीं होंगे, और जब डैम में पानी नहीं होगा तो हमें बिजली उत्पादन भी नहीं होगा, क्योंकि डैम जो है वो वाटर को रोककर उसका हेड बनाते हैं और उस हेड से ही हम टरबाइन को रन कर पाते हैं। इसी तरह परमाणु शक्ति आधारित जो योजनाएं हैं वो कई जगह तो विश्व में बंद कर दी गई है, क्योंकि यह जनसाधारण के स्वास्थ्य की सुरक्षा में व्यवधान पैदा करती है। इसके विपरीत भारत में कुल उत्पादन का 2.3% परमाणु शक्ति द्वारा है, क्योंकि भारत में यूरेनियम और थोरियम के भंडार हैं। अतः भविष्य में परमाणु ऊर्जा आधारित संयंत्र की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ हमें यूरेनियम और थोरियम के भंडार मिलते हैं। रही बात कोयले की, कोयला आधारित संयंत्र वर्तमान में बहुत अच्छे हम यहाँ बना चुके हैं, क्योंकि कोयला हमारे यहाँ फ्रीली अवेलेबल है। अतः जितनी भी हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसमें थर्मल पावर प्लांट की स्थापना जरूर होती है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन एवं खपत की अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये स्रोत अधिक चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनकी उपस्थिति या उपलब्धि सीमित है और ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है। अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पर समय रहते ध्यान देने की आवश्यकता है।